हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर ये टॉपिक ऑलरेडी आपने अपने स्कूल में पढ़ रखा है तो आपको एक बात तो जरूर पता चल गई होगी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भले ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने स्कूल एग्जाम के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर आइडिया पर क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो ये आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स देकर जाने वाला चैप्टर है। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं मानूं तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही अंडरस्टैंड करके हम पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे और साथ ही साथ कैपेसिटेंस के आइडिया को भी डेवलप करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने की शुरुआत, उसे अंडरस्टैंड करने की शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। अब मैंने अक्सर देखा है कि कई बार एज ए स्टूडेंट मुझसे भी गड़बड़ हुई थी कि मैंने सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना शुरू कर दिया था। और जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना शुरू करा तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये एक्चुअल में क्या चीज है। भाई इसकी डेफिनेशन की हेल्प से हम इसके फॉर्मूले ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जो काफी हद तक सही भी है, और हम उससे काफी हद तक समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है, वो कहते हैं प्रॉपर फील लेनी है, तो इसके लिए आपको शुरुआत एक्चुअल में करनी चाहिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की शुरुआत होती है वर्क डन से। तो यानी कहानी ये है कि पहले हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे और यहां से सारी चीजों को कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। अब ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर, मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आए। मतलब कई बार बच्चों को क्या होता है, फॉर्मूले तो रटे होते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, लेकिन उन्हें सही अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होती कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेकिन सीधे हम यहां पर नहीं पहुंचेंगे, शुरुआत हम लोग करेंगे वर्क डन से। अब वर्क डन हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, और हालांकि पहली बार वर्क डन तो आपने हो सकता है पहले से क्लास 9-10 से पढ़ना शुरू कर दिया हो, थोड़ा थोड़ा वो इंट्रोड्यूस करा जाता है। थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट ये है कि आपको एक्चुअल में वर्क डन के फॉर्मूले, वर्क डन कैसे काम करता है, उसके साथ आपको थोड़ा सा यूज टू कराया जाता है। अब हम लोग बात करना शुरू कर देंगे वर्क डन को एक बार रिवाइज करने से, और यही से कहानी हमारी शुरू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब वर्क डन क्या होता है, बड़ा सिंपल से आइडिया है। हम सबको पता है कि दरअसल में फोर्स किसी बॉडी को मूव करा सकता है। अब अगर फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करे तो क्या वो बॉडी डेफिनेटली मूव ही करेगी या नहीं करेगी, सवाल ये आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नोटिस करना, ये मेरे हाथ में रिमोट रखा हुआ है, अगर मैं इस रिमोट पर ऊपर की तरफ से एक फोर्स लगाऊं तो मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं, पर ये रिमोट कहीं मूव नहीं कर रहा। पर उसी की बजाय अगर मैं इस रिमोट पर राइट की डायरेक्शन से फोर्स लगाऊं, लेफ्ट की तरफ, तो ये रिमोट मूव करने लगेगा। तो हम लोगों ने तो फोर्स के बारे में ये पढ़ा है कि फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। पर दोनों ही केसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार फोर्स बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला रहा था, उसे मोशन में ला पा रहा था, दूसरी बार नहीं ला पा रहा था। तो कब कौन सा फोर्स बॉडी में मोशन क्रिएट कर पाएगा, कब नहीं कर पाएगा, इसे आसानी से समझाया जा सकता है वर्क डन की हेल्प से। तो वर्क डन अगर हम लोगों को याद है, अगर हम लोगों के मतलब 11th क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी के हिसाब से बात करेंगे कि अगर मान लो कोई पर्सन किसी भी बॉडी पर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई कर रहा है, मान लेते हैं इस फोर्स की वैल्यू है F, और ये पर्सन इस बॉडी पर फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहा है कि ये फोर्स इस बॉडी को कुछ हद तक डिस्प्लेस करने में हेल्प करेगा, तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये फोर्स इस बॉडी पर वर्क कर रहा है। मतलब बेसिकली में ये पर्टिकुलर पर्सन एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इस ब्लॉक को, पर ये ब्लॉक इस फोर्स की हेल्प से एनर्जी गेन करके थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी बॉडी के मोशन को चेंज कर रहा है। अब ये आइडिया वर्क डन के बारे में हमें बड़े आराम से पता होना चाहिए। बाकी इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, आप सबको अच्छे से पता होगा कि अगर हमें एक कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से अगर वर्क निकालना है, तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर बॉडी, यानी जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये किसी ब्लॉक पर F अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस F अमाउंट के फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये हमारे बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, और ये हमारे बॉडी की फोर्स अप्लाई करने के बाद फाइनल पोजीशन है। ऑब्वियसली ये पर्सन भी आगे आगे शिफ्ट होगा, लेकिन वो एनिमेशन नहीं है, आपके पास एक पिक्चर के फॉर्म में है कि ये पर्सन ऐसे खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और खिंचते 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 ये जो बॉडी है इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई।
अब अगर बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा है। अब डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम ये मान सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा राइट की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। साथ ही साथ इस फोर्स की हेल्प से उसने ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करा। तो अब इस फोर्स ने दरअसल में कितनी एनर्जी इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ट्रांसफर करी है, अगर हम वो निकालना चाहें तो इसे वर्क की हेल्प से निकाला जा सकता है। और वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक बॉडी के ऊपर और उस फोर्स की वजह से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। और मुझे उम्मीद है ये मेरे प्यारे बच्चों को बहुत पहले से ऑलरेडी पता हुआ है। वर्क का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी समझदार बच्चों को एक चीज और पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम चाहें तो एक्सपैंड करके उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस। तो यही आइडिया मैं यहां पर फॉलो कर सकता हूं। अगर मुझे यहां पर एफ डॉट डी निकालना है तो एफ डॉट डी निकालने में ये जो फोर्स वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। और अगर फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है तो हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं कि यहां पर वर्क क्या आने वाला है। तो वर्क का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दूं वो बनेगा एफ डी एंड साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को पकड़ में आई है मेरे बच्चे। इस बात को समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सारी जनता को वर्क डन का आइडिया क्लियर है। अच्छा, लेकिन यहां पर एक बात मैं बहुत जरूरी बताना चाहूंगा, ये वर्क डन का फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हम काम कर रहे हैं एक कांस्टेंट फोर्स के साथ। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे ये पर्सन इस ब्लॉक को या इस डब्बे को खींच रहा है फोर्स लगाकर, अगर ये फोर्स हर बार, लेट्स से इसने पहली बार फोर्स लगाया 50 न्यूटन और यहां से यहां तक डब्बे को मूव करने में अगर ये 50 न्यूटन का ही फोर्स पूरी जर्नी के दौरान लगाए तो ऐसे फोर्स को कांस्टेंट माना जाएगा। पर अगर ऐसा होने लगे कि पहले 50 न्यूटन फोर्स लगाया था थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद लगाने लगा 60 न्यूटन, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और ऐसे फोर्स को बढ़ाते हुए वो इस बॉडी को यहां तक ला रहा है, तो ऐसे फोर्स को वेरिएबल फोर्स माना जाएगा, कांस्टेंट फोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बार बार अपनी वैल्यू बदल रहा है। पर अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं वर्क डन के लिए। वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम लोग फोर्स को यहां पर कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चे। यहां पर याद रखना, ये हमारा एक कांस्टेंट फोर्स है जो पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। अब अगर वर्क की एसआई यूनिट के बारे में बात कर लें, ये छोटा मोटा आइडिया तो आपको पता ही होना चाहिए और मुझे उम्मीद है जो बहुत सारी मेरी स्मार्ट जनता उसको ये पता होगा। तो आप चाहें तो थोड़ा आगे जा सकते हो वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि सब चीजें रिकॉल करते हुए चलो। तो एसआई यूनिट वर्क की अगर हमें निकालनी है तो जूल हो जाएगी, या फिर आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर। और आप लोगों को याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो भी होते हैं अगर फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं तो उनकी कोई यूनिट नहीं आती, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी। तो वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स का हमें आइडिया क्लियर हो गया। हमें ये पता चल गया कि वर्क दरअसल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, और वर्क मैथमेटिकली तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअल में वर्क हमें क्या बताने की कोशिश करता है, वर्क हमें ये बताने की कोशिश करता है कि क्या कोई फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगाया जा रहा है तो जो भी एक्सटर्नल बॉडी वो फोर्स लगा रही है, जो भी एक्सटर्नल बॉडी वो फोर्स लगा रही है, क्या वो फोर्स एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है हमारे सिस्टम को या नहीं। अगर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा तो वर्क की पक्का कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन अगर वर्क जीरो आ रहा है, इसका मतलब है वो पर्टिकुलर एक्सटर्नल बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो किसी भी तरह की एनर्जी इस पर्टिकुलर सिस्टम को प्रोवाइड नहीं कर रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पकड़ में नहीं आई है तो एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनना, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो की लेंथ खामा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप दोबारा रिवाइंड करके सुनना। मैं एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मान लो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन अपने सामने रखे हुए एक बैग को या एक ब्लॉक को एक रस्सी की हेल्प से खींचकर धीरे धीरे आगे शिफ्ट कर रहा है, जैसे पीछे एग्जांपल में था। तो ये फोर्स इस पर्सन को, मतलब जब ये पर्सन इस फोर्स को इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो इस फोर्स की हेल्प से वो इस पर्सन को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और ये ब्लॉक धीरे धीरे आगे जा रहा है, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई वर्क होगा। अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है तो यहां पर वर्क होगा एफ डी कॉस थीटा। मान लेते हैं फोर्स टेढ़े एंगल पे लगाया तो उसका
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगल थीटा है। पर अब दूसरी बार अगर इस पर्सन को एक्चुअल में इस ब्लॉक को यहां तक लेकर जाना था, तो पहली बार उसने रस्सी से खींचा, दूसरी बार उसने ये सोचा कि काम करते हैं इस ब्लॉक को अपने सर पे रख लेते हैं, थोड़ी दूर आगे चलते हैं और फिर इस ब्लॉक को यहां तक पहुंचा देते हैं और सर से नीचे उतार कर यहां रख देंगे। तो अब सवाल है कि यहां पर जब पर्सन यहां से यहां तक इस ब्लॉक को लेकर गया है तो कितना वर्क हुआ है? तो जवाब है यहां पर वर्क दरअसल में हुआ ही नहीं है। वर्क का आंसर यहां पर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो भाई पर्सन अपने सर पे इस ब्लॉक को रख के आगे ले जा रहा है। तो एक बात सोचो, क्या यहां पर कोई फोर्स पर्सन अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक के ऊपर? आंसर है नहीं। और अगर कोई भी फोर्स पर्सन अप्लाई नहीं कर रहा ब्लॉक के ऊपर तो वर्क क्या आएगा? 0। या फिर आप चाहो तो वर्क एक तरीके से और निकाल सकते हो कि ये पर्सन तो ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन ग्रेविटी तो कर रही है। ग्रेविटी तो ऐसे इस पर्टिकुलर ब्लॉक पर किधर फोर्स लगा रही है? नीचे। और ये ब्लॉक डिस्प्लेस कहां हो रहा है? आगे की तरफ। और अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट अगर मान ले सामने की तरफ, तो ब्लॉक और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हुआ, सॉरी ब्लॉक और ग्रेविटी के फोर्स के बीच में एंगल हुआ mg। अब mg एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इस बॉडी पर ग्रेविटी लगा रही है। तो अगर हम ग्रेविटी की वजह से लगने वाला वर्क निकालें तो ग्रेविटी का फोर्स हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट लगा d और यहां पर एंगल है 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा वर्क अभी भी कितना आ गया? 0। तो नोटिस करो अब यहां पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वर्क हमें यह बताएगा कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई फोर्स दरअसल में इस बॉडी पर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है या नहीं। अगर वर्क 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक पर किसी भी तरह की एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। आई होप ये वाला आइडिया थोड़ा सा आपको इंट्यूटिवली समझ में आया है कि वर्क का मेन पर्पस क्या है आपको बताना। अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स तो हमने समझ लिया, लेकिन आपको पता है कि हम लोग क्लास 11-12 में मोस्टली जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें जितने भी डेरिवेशंस होते हैं वो एक्चुअल में कैलकुलस की हेल्प से होते हैं। और कैलकुलस की हेल्प से अगर कोई चीज होगी तो वहां पर चीज कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि वेरिएबल होगी। तो हमें एक नया सिचुएशन पढ़ना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पहले एक बार वेरिएबल फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकलता कैसे। बहुत ही सिंपल है, आई एम प्रीटी मच श्योर बड़े आराम से कर लोगे आप। पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वेरिएबल फोर्स को। तो इसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मेरे बच्चे कोई फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पर हम लोगों ने कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक को कोई पर्सन लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, पर जैसे जैसे ब्लॉक खींचना स्टार्ट करने लगेगा ये फोर्स भी हम ऐसा मान रहे हैं कि बढ़ता जाएगा। जैसे अभी ब्लॉक मान लो एग्जैक्टली जिस जगह पर रखा है, अगर यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जैसे ही ब्लॉक अपनी जगह से थोड़ा सा भी आगे होगा, थोड़ा सा भी आगे, तो हम मान लेंगे फोर्स 20 की बजाय 20.1 न्यूटन हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे आएगा 20.2 न्यूटन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे आएगा 20.3 न्यूटन हो जाएगा। इन शॉर्ट जैसे जैसे हम इस ब्लॉक को आगे बढ़ा रहे हैं ये फोर्स लगातार अपनी पोजीशन के साथ चेंज होता जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। अब अगर ये फोर्स लगातार चेंज हो जा रहा है और ये बॉडी लगातार डिस्प्लेस होती जा रही है और फाइनल उसको डिस्प्लेसमेंट यहां तक करना है, तो मान लेते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन है xi, ब्लॉक हमने जहां पे रखा है वो x एक्सिस है मान लेते हैं, और उसकी इनिशियल पोजीशन है xi और फाइनल पोजीशन है xf। अब मैं निकालना चाहता हूं कि इस फोर्स ने इस ब्लॉक को अगर xi पोजीशन से xf तक मूव करा है तो टोटल कितना वर्क करा है। और एक बात हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से है कि ये फोर्स जैसे जैसे इस बॉडी पर लगेगा ये फोर्स अपनी वैल्यू पोजीशन के हिसाब से चेंज करता रहेगा। यानी इन अदर वर्ड्स ये जो फोर्स हम बात कर रहे हैं ये फंक्शन आपको दिया हुआ है ऑफ x। यहां पर अगर मान लो 2 न्यूटन का 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो थोड़ा सा आगे 20.1 लगेगा, थोड़ा सा आगे 20.2 लगेगा। ये फोर्स लगातार बदलता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्क कैसे निकालते हैं? ऐसी सिचुएशन में अगर फोर्स लगातार बदल रहा है तो हमें कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा आइडिया हमें कैलकुलस लिए डेवलप करना पड़ेगा। तो हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लो ये ब्लॉक चलते 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 कहीं यहां पोजीशन पर पहुंचा होगा। ये पोजीशन हम मान ले रहे हैं रैंडमली x है, और अब अगर हमने इस ब्लॉक को इस x पोजीशन के थोड़ा सा भी आगे शिफ्ट करा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मान लो हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉक को बहुत थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया और ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये हम मान ले रहे dx है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मेरे बच्चे, एक मिनट, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सिचुएशन है। हम लोगों ने ब्लॉक को खिसकाते 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 x पोजीशन पर लेकर आए, फिर हमने ब्लॉक को थोड़ा और लेफ्ट में खिसकाया, और लेफ्ट में खिसकाएंगे तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा।
तो हम मान ले रहे हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में जो गैप है वो dx। अब dx दरअसल में बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा गैप है। माइन्यूट सा गैप क्यों ले रहे हैं, इसका एक फायदा है। अगर ये आप डिस्टेंस बहुत माइन्यूट लोगे तो जो फोर्स में चेंज आएगा ये भी बहुत कम आएगा, ऑलमोस्ट ऐसा मान लो कि नेग्लिजिबल चेंज आएगा। और अगर नेग्लिजिबल चेंज आया तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इन दोनों पोजीशन के बीच में फोर्स नियरली कांस्टेंट है। कैसे हम इस फोर्स को नियरली कांस्टेंट मान रहे हैं, ध्यान से समझो। फोर्स जैसे अपनी पोजीशन बदलेगा फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी। यहां पर मान लो अगर 15 न्यूटन थी तो यहां पे 50.1 न्यूटन हो जाएगी। पर अगर मैं ये बोलूं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने करा है बहुत कम है, यानी बहुत माइन्यूट सा, बहुत इत्तू सा आपने चेंज करा है, तो जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे फोर्स बढ़ना चाहिए। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट ही बहुत कम हुआ है, यानी फोर्स मतलब ये बॉडी बढ़े ही बहुत कम आगे, तो फोर्स भी बहुत कम आगे बढ़ेगा। जहां मैं बोल रहा था 50 से 50.1 हुआ है, वहां पे एक्चुअल में 50.1 नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो आपका फोर्स भी बहुत कम बढ़ेगा। मान लो 50.0000001 बढ़ा, ये डिस्प्लेसमेंट हमें बहुत कम लेना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसे जबरदस्ती बड़ा बनाया जाता है, वरना दिखेगा कैसे आपको। तो आपको यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन का रोल यूज करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट दरअसल में बहुत छोटा सा है। मतलब मान लो अगर ये x था तो ये x प्लस 0.00000 मतलब x प्लस 0.0000001 है, बहुत छोटा सा कोई आपने चेंज करा है। तो फोर्स में भी बहुत कम इंक्रीमेंट आएगा। तो इस पूरी ड्यूरेशन के लिए हम लोग फोर्स को नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं। और फोर्स को अगर हमने नियरली कांस्टेंट माना तो वर्क का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, इस बॉडी को x से x प्लस dx मूव करने में वो वर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा। ये बहुत छोटा सा वर्क होगा, इस वर्क को dw बोल देते हैं। अब इस छोटे से dw के दौरान जो हमारा फोर्स है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग dx वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब देखो फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमने दरअसल में क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट भी करा है। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ dx cos थीटा। तो ये तो बहुत छोटा सा वर्क आया है, पर ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हम शुरुआत से आगे लेते हुए जाते करते रहेंगे, और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाएंगे तो ये फोर्स नियरली उस पोजीशन के हिसाब से कांस्टेंट रहेगा। तो इन सारे पोजीशंस को हम, इन सारे वर्क को लगातार ऐड करते चले जाएंगे, तो जो टोटल वर्क आएगा, इन सिंपल वर्ड्स, टोटल वर्क इस पूरे वर्क का इंटीग्रल आ जाएगा। यानी अगर हमें टोटल वर्क निकालना है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। dw की जगह पर आप रख सकते हो मेरे बच्चे f dx cos थीटा। तो यहां पर वेरिएबल है dx, तो x में हम लिमिट रख देंगे। तो x की जो इनिशियल पोजीशन, x की जो फाइनल पोजीशन है, उसके बीच में अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा वेरिएबल फोर्स के केस में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम बहुत बार यूज करेंगे, तो इसे मेरे बच्चे अच्छे से याद रखना। ये सिचुएशन क्या है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर हमें कभी भी निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसमें बहुत लंबा डिस्प्लेसमेंट सीधे नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जिसकी वजह से फोर्स नियरली कांस्टेंट रहेगा, और उस फोर्स का वर्क छोटा सा निकालेंगे और इस छोटे से वर्क को पूरे डिस्प्लेसमेंट पे इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जो अपने आप सारे फोर्सेस को मैनेज कर लेगा। मतलब आप में सोच सकते हैं, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार यहां पर जो फोर्स आएगा वो यहां से डिफरेंट होगा, यहां से डिफरेंट होगा, तो इंटीग्रेशन अपने आप उसका ध्यान रख लेगा, लेकिन हर उस छोटी छोटी जर्नी में फोर्स को कांस्टेंट रख के आप अपना वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं फटाफट। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, विच इज पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पहले एक बार समझते हैं, फिर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो कहानी यह है कि अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दे रखी है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन होता है जो उस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को असेंबल करने में लगता है। ठीक है, अब ये चीज क्या है भाई, दरअसल में एक एग्जांपल से पहले समझेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आराम से। पोटेंशियल, हाँ लेकिन एक बात बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी टर्म के लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, या जिसे आप कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हो। क्लास 11 में हमने पढ़ा होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं जिनका वर्कडन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और हमने अपने सिलेबस में 3-4 टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े हुए हैं। हालांकि आप ये बोल सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स को मैथमेटिकली निकालने का तरीका होता है कि उसका जो कर्ल होता है वो 0 के बराबर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल आइडिया है, वहां तक नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात ये समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अपने सिलेबस में हम लोग मोस्टली 3-4 टाइप की पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं 3-4 टाइप के पढ़ते हैं। पहला हो गया ग्रेविटेशन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा पढ़ोगे आप मैग्नेटिक फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स के साथ भी कई बार हम काम करते हैं।
ये बात हम लोगों को पता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स के साथ जब आप काम करते हो तभी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, अदरवाइज किसी और फोर्स के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया आएगा ही नहीं मेरे बच्चे। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, बस बोलते बोलते थोड़ा सा गला सा सूख गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म कब आएगा? पोटेंशियल एनर्जी का टर्म सिर्फ तब आएगा जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के साथ काम करेंगे। और अपने सिलेबस में 4 ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं, मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी हम 11 में पढ़ चुके होते हैं, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स में इलेक्ट्रिक जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसका मतलब क्या है, इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि हम पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, हम सबको ये पता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रिमोट मेरे हाथ में है, मतलब इसको हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है एज एक्सपेरिमेंट टूल। आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस में मैं इसको एज एक्सपेरिमेंट टूल इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यही सबसे इजीली मेरे पास अवेलेबल होता है, हैंडी होता है। तो अब कहानी है, जैसे ये पर्टिकुलर अगर मेरे पास एक रिमोट है, अगर ये रिमोट किसी v वेलोसिटी से मूव करने लगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ½ mv²। ये मेरे बच्चों को अच्छे से पता है। अब कनेक्शन समझना, अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव करने लगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अभी ये ब्लॉक रेस्ट पर है क्योंकि मैंने इसे पकड़ रखा है, यानी अभी इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इस ब्लॉक को छोड़ूंगा, इसके पास कोई वेलोसिटी आ गई है और इसकी काइनेटिक एनर्जी आने लगी है। और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ने लगेगी। यानी जैसे ही मैं इस ब्लॉक को अपने हाथ से छोड़ता हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। पर अब ये जरा सोचो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हम बहुत छोटी क्लास से आइडिया पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करा जा सकता है। अब जरा सोचो, इस पर्टिकुलर बॉडी के पास अभी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि अभी ये रेस्ट पर है, लेकिन जैसे इसे छोड़ रहे, इसकी वेलोसिटी आ रही है इसके पास और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। पर एनर्जी तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट करा नहीं जा सकता। यानी इस पर्टिकुलर बॉडी के पास पहले से कोई एनर्जी स्टोर थी और उसी एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो सकती है, लेकिन हम उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी अपीयर हुई है, यानी काइनेटिक एनर्जी आई है, तो हम अपने आप नहीं ला पाए होंगे, पहले से इसके पास कोई और एनर्जी रही होगी जिससे हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साइंटिस्ट बहुत टाइम तक यही सोचते रहे कि ये साला है कौन सी एनर्जी। तो उन्हें जवाब बड़ा आसानी से मिला कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स में उससे इफेक्ट होने वाली कोई भी चीज अगर आपने रखी है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम लोगों ने इस पर्टिकुलर रिमोट को इस तरह से उठाकर रखा है, तो ग्रेविटी जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उस कंजर्वेटिव फोर्स ने इसे, जब मैं उठा के रख रहा था, इसके ऊपर वर्क करा और इसमें एक एनर्जी स्टोर कर दी। और क्योंकि वो एनर्जी इसमें जाकर स्टोर हुई है, तो इसलिए उस एनर्जी को बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उस एनर्जी की वजह से इस पर्टिकुलर बॉडी के पास काम करने की टेंडेंसी है, वर्क करने की टेंडेंसी है, वर्क करने का पोटेंशियल है। कहते हैं ना कि आप में बड़ा पोटेंशियल है, तो ऐसे ही यहां पर पोटेंशियल जैसे आपका भी दिखता नहीं है, होता है, ऐसे यहां पर इस पर्टिकुलर बॉडी के पास पोटेंशियल है नहीं, पर डेफिनेटली पोटेंशियल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पोटेंशियल दिख नहीं रहा है पर है, मैंने बोल दिया पोटेंशियल है नहीं, पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आई कहां से? ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आई है ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। लेकिन एक बात बता दूं, किसी भी बॉडी पर सिर्फ वही कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ला सकता है जो उस पर्टिकुलर बॉडी को इफेक्ट करता है। ग्रेविटी मास को इफेक्ट करती है और इस पर्टिकुलर रिमोट के अंदर मास है, तो इसीलिए मास पर ग्रेविटी अपना वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी ला सकती है। और जैसे जैसे इसकी पोजीशन बदलोगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलने लगेगी। तो कहने का मतलब है ग्रेविटी की इंफ्लुएंस में, या जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है उससे, उसके इंफ्लुएंस में अगर कोई भी बॉडी आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर या उसे पर्टिकुलर असेंबल करोगे, तो वहां पर वो पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई कर देगा या ले आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे उम्मीद है पोटेंशियल एनर्जी का एक जिस्ट आपको मिल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वो एक सिस्टम पर काम करेगा, उस सिस्टम को उस कंजर्वेटिव फोर्स में असेंबल करने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम बोल देंगे उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि
अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो ये भी नहीं बता पाओगे कि क्यों ये ब्लॉक गिरने पर या ये रिमोट गिरने पर काइनेटिक एनर्जी ला रहा है अपने अंदर, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कनेक्शन आपके दिमाग में बैठा है, ये कनेक्शन आपको पकड़ में आने लगा है। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप जरा समझो, तो यहां पर आपको पता चलेगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क होता है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को असेंबल करने में लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये एक पर्सन है जो अभी ग्राउंड पे खड़ा है, इसे माउंटेन पे चढ़ते हुए जाना है, तो ग्रेविटी तो इस पे इफेक्ट, ग्रेविटी इस पर्सन को इफेक्ट करेगी क्योंकि इस पर्सन में मास है, तो ग्रेविटी इस पर्सन को इफेक्ट करेगी। और यहां पूरी जगह पर, इस पूरे रीजन में ग्रेविटी का फील्ड है, ग्रेविटी का फोर्स प्रेजेंट है। तो ग्रेविटी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर ये पर्सन धीरे धीरे चढ़ चढ़ के माउंटेन के टॉप पर पहुंचने लगा, तो बेसिकली हमने इसके सिस्टम ऑफ पार्टिकल को इस जगह पर असेंबल कर दिया। तो इस जगह पर जब हमने असेंबल कराया तो जाहिर सी बात है इस पर्सन के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एग्जांपल के तौर पे, अगर ये पर्सन ग्राउंड से नीचे कूदे तो इससे ज्यादा चोट नहीं लगेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कूद गया तो भाई आप समझ सकते हो कि क्या कांड हो सकता है। अब अगर ये पर्सन यहां से कूद गया तो इसका मतलब इसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, और बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आने के लिए, मतलब जैसे जैसे गिरता जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर अचानक से गिर के छपाक। तो अब इसके पास अगर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आई है तो इसका मतलब है इस पर्सन के पास इस जगह पर कोई पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी ने इसके अंदर स्टोर करी है जब वो धीरे धीरे यहां पर ऊपर चल रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम उससे इफेक्ट होने वाले किसी भी सिस्टम को किसी एक जगह पर असेंबल करेंगे तो उस कंजर्वेटिव फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस पर्टिकुलर चीज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक वर्ड बात बोल रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स उस सिस्टम को इफेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे इस पर्सन में मास है और मास को इफेक्ट करने वाला कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप इस पर्टिकुलर पर्सन को कहीं पर भी अरेंज करोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, तो बेसिकली में आप ये कह रहे हो एक तरह से कि आप इसको असेंबल कर रहे हो, कभी यहां रख रहे हो, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो इन अलग अलग जगहों पर जब आप रखोगे तो ग्रेविटी इस पे कुछ ना कुछ यहां से वहां मूव करने में वर्क करेगी, और जो वर्क होगा वही इस पर्सन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जरा सोचो, अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इमेजिन करो यहां पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिन करो कि यहां पे ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है यहां पर बस, और मैं इस पर्सन को यहां से यहां रख दूं, तो क्या इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए वो सिस्टम जो इसे इफेक्ट कर सकता है वो है चार्ज। अब इस पर्टिकुलर बॉडी पर तो न्यूट्रल है, ये पर्टिकुलर बॉडी तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बॉडी को इस जगह से इस जगह पे रखोगे तो हमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूट्रल बॉडीज को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन ग्रेविटी न्यूट्रल बॉडी जिसमें मास है उसको इफेक्ट करता है। तो ग्रेविटी में अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करोगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसी का उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने चार्जेस को मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस को इफेक्ट करता है, तो अगर आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा देगी, जिस एनर्जी का यूज वो आगे काइनेटिक एनर्जी में कर सकता है या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने में कर सकता है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया पकड़ में आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को कई बार आइडिया पता ही नहीं चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। तो हम लोगों ने वो समझ लिया। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बड़ा सिंपल सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे सिंबल हम देंगे यू ई, या फिर कई बार सिर्फ यू दे सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको एक पॉइंट चार्ज क्यू पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑन वन पॉइंट चार्ज Q at a position R in the presence of electric field E, तो इसकी डेफिनेशन होती है, it is a negative of work done W by the electrostatic force to bring it from the reference position to the position R। अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, अभी हमने समझा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी में एक कंजर्वेटिव फोर्स उससे इफेक्ट होने वाली चीज के ऊपर कुछ वर्क करेगा अगर हम उस पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन को चेंज करेंगे, और ये जो वर्क होगा ये उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था वर्क दरअसल में एक ऐसा टूल होता है
जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहां पर एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ट्रांसफर करेगा उससे इफेक्ट होने वाले सिस्टम के ऊपर, और उस वर्क की वजह से वो वर्क उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात पकड़ में आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब फटाफट देखते हैं यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो एक बात समझो, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे कि यहां कहीं पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है। अब अगर अभी ये स्पेस खाली था, सुनना, ये स्पेस यहां पर बिल्कुल खाली था, यहां पर आसपास कोई चार्ज कोई कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं थी, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल नहीं होगी, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, लेकिन जैसे ही अगर मैं यहां पर Q1 चार्ज ले आया, तो Q1 चार्ज लाते ही इस पूरे रीजन में सब जगह डेवलप होने लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे इस चार्ज से आप दूर जाने लगोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने लगेगी। तो यहां पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अगर मान लें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे जाती है, ये बात हम लोगों को पता है। अब जरा सोचो, अगर मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है Q2, एक मेरे पास दूसरा चार्ज है Q2, मैं इस Q2 चार्ज को दरअसल में लाकर रखना चाहता हूं Q1 से R डिस्टेंस दूर, Q1 से R डिस्टेंस दूर पर मैं इस Q2 चार्ज को लाना चाहता हूं। तो एक तरह से मैं इन दोनों चार्जेस को यहां पे असेंबल कर रहा हूं। ये वर्ड पकड़ में आ रहा है? पहले ये स्पेस पूरा खाली था, यहां पे कोई चार्ज नहीं था, फिर मैं पहले Q1 चार्ज लाया, Q1 चार्ज को लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं है। लेकिन जैसे Q1 चार्ज यहां पर आ गया, ये चारों तरफ डेवलप कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, अब Q2 चार्ज को अगर मैं यहां लाके रखना चाहता हूं तो अब मुझे दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि अगर मान लो Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, तो Q1 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q2 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। ये हम लोगों ने पहले ही इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। तो Q2 चार्ज जो बहुत दूर कहीं रखा है, उसे धीरे धीरे हम लाना चाहते हैं Q1 से R डिस्टेंस दूर पर। तो Q2 को अगर धीरे धीरे R डिस्टेंस दूर Q1 से लाना चाहते हैं, तो Q2 जब कहीं बहुत दूर रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही होगी Fe, और इसकी वैल्यू आएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स इस Q2 के ऊपर लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब ये फोर्स Q2 को Q1 के पास आने नहीं देना चाहेगा, पर मैं इस Q2 को Q1 के पास लाना चाहता हूं, तो मुझे अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने के लिए। धीरे धीरे धक्का मारते हुए मैं इसे लाने की कोशिश करूंगा Q2 पोजीशन की तरफ। पर एक जरूरी बात यहां पर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है, यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स से बस माइन्यूट सा ज्यादा होना चाहिए। माइन्यूट ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया तो इस पर्टिकुलर चार्ज में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आ गई तो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर जो चार्ज है हमारा, इस चार्ज के पास किसी भी तरह का एक्सेलरेशन आए या किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी आए, हम वो नहीं चाहते। और हम नहीं चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आए इसके पास, तो हम बहुत धीरे धीरे लाएंगे, हौले हौले लाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी कैलकुलेट आप मैथमेटिकली कर सकते हो अगर आप जिस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब किसी भी बॉडी को आप ला रहे हो, तो वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट होती है। अब आप धीरे धीरे इसको यहां पर ला के अरेंज करोगे तो जाहिर सी बात है ये फोर्स कुछ ना कुछ वर्क करेगा, और ये जो वर्क होगा यही वर्क इस पर्टिकुलर चार्ज सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसे ही बोलेंगे इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एक बात जरूर मैं आपको बता दूं, एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इमेजिन करो अगर यहां पर हमारे पास सिर्फ एक अकेला चार्ज, अभी ये स्पेस पूरा खाली है, ये स्पेस अगर पूरा खाली है तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अब अगर यहां पर अचानक से कोई चार्ज, अब मान लो यहां पर पूरी स्पेस खाली है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपको कोई भी Q1 चार्ज अगर यहां पर लाना है, तो इस Q1 चार्ज को लाने में हमें कोई फोर्स फील नहीं होगा, क्योंकि फोर्स Q2 चार्ज पे तब फील हो रहा था जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो Q1 चार्ज को लाने में कोई भी फोर्स हमें इसे अपोज नहीं करेगा, और कोई फोर्स अपोज नहीं करेगा तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। कोई वर्क नहीं करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इस Q1 को इस जगह पर लाने में
नहीं आएगी। तो एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। जब आप कम से कम दो चार्जेस को एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर अरेंज करोगे, तब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल एनर्जी, भाई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दरअसल में वर्क निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हमें वर्क निकालना है, ठीक है, तो अब जरा एक बात समझना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दरअसल में आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आर क्या चीज है? एक काम करते हैं, आर नहीं लिखते क्योंकि आर तो मैंने यहां लिया हुआ है, एक काम करते हैं एक्स लिख लेते हैं, डिस्टेंस को एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स क्या है? इस चार्ज की Q1 से डिस्टेंस। अब जरा सोचो, जैसे जैसे आप Q2 को पास लाते जाओगे एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी, और एक्स की वैल्यू अगर बदलती गई तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बार बार बदलता जाएगा। यानी ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। और हम लोगों ने सीखा था कि वेरिएबल फोर्स का कभी भी वर्क अगर निकालना है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क इंटीग्रेशन की हेल्प से निकल के आता है। तो यानी अगर मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से Q2 पर आने वाला वर्क निकालना है, जो मैं Q2 को इस जगह से यहां तक लाने में करूंगा, तो इसे हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन आएगा, और ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो देखो फोर्स कहां लग रहा है? राइट की तरफ। हम बॉडी को किधर ला रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। तो जरा नोटिस करो, फोर्स अगर राइट की तरफ लग रहा है पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। और cos 180 अगर आप निकालोगे तो ये आता है मेरे बच्चे -1। तो इसीलिए यहां पर आपको बोला गया कि हमें दरअसल में निगेटिव वर्क लेना होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क कर रहा है, हमें उसका निगेटिव वर्क लेना होगा। मेरे बच्चे यहां पर अगर आप W निकालो तो ये आएगा निगेटिव वर्क ऑफ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनटू साथ में हमें चाहिए होगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर ये फोर्स लगातार x के बदलने पर बदलेगा तो आप सीधे इसे उठाकर यहां से यहां नहीं रखोगे, बल्कि धीरे धीरे पास में लाओगे। धीरे धीरे पास में लाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको बहुत छोटा करना पड़ेगा, और बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल देंगे dx। साथ में dx और f के बीच में एंगल मैंने आपको बताया 180 है, तो cos 180 -1 आ जाएगा। वो माइनस ऑलरेडी यहां पर इंड्यूस कर चुके हैं। लिमिट हमें अब लगानी है, तो हम इस Q2 चार्ज को कहीं से लाएंगे। अब ये चार्ज हमारा रेफरेंस पोजीशन पे रखा है। अब हमने बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस पोजीशन ऐसी लेनी होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाए, जीरो हो जाए, और वो होता है इंफिनिटी पर। तो आप इस चार्ज को दरअसल में लाओगे इंफिनिटी से और रखोगे मेरे बच्चे कहां पर? आप रख दोगे इस चार्ज को Q1 से r डिस्टेंस दूर। बस अब हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन है। अब ये इंटीग्रेशन तो आपके लिए मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है सिंपल है। इस इंटीग्रेशन को करना इतना कोई मुश्किल का सौदा नहीं है, फटाफट करते हैं जल्दी से। अब Fe की वैल्यू क्या रखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो, तो W आ गया माइनस इन्फानाइट से R पर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R नहीं X है, एक्स स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई में आ गया dx। अब K कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें इंटीग्रेशन के बाहर, तो माइनस K Q1 Q2 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रल के अंदर बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साथ में dx, और इंटीग्रल जाएगा इन्फानाइट से R। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, अब बस मैथ बची है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है, आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, x की पावर -2, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन निकालोगे तो x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो हमारे रिजल्ट क्या आ रहा है? x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। x की पावर -1 को पॉजिटिव करने के डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ये आ जाएगा -1/x, तो यह -1/x, और लिमिट जाएगी इन्फानाइट से r। अब देखो, इस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो ये प्लस हो गई वैल्यू। तो वर्क का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है K Q1 Q2 और K Q1 Q2 साथ में क्या आ गया मेरे बच्चे? K Q1 Q2, और यहां पर अपने पास आ गया, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, x की जगह पे पहले रख दो r, तो ये वैल्यू आ गई 1/r माइनस फिर लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ विल टेंड टू गो टू 0, ये वैल्यू हो जाती है 0। भाई 1/∞ का मतलब है 1 में आप एक बहुत बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हो। अब 1 में अगर एक बहुत बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो नंबर 0 की तरफ जाने लगेगा, तो उसे हम ले लेते हैं 0। तो हमारे पास वर्क जो आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली में K Q1 Q2 अपॉन R, और पोटेंशियल एनर्जी यही बेसिकली में नेगेटिव ऑफ वर्क है, तो ये वर्क था, इसका नेगेटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये जो हम W निकाल रहे हैं, यही W बेसिकली में किसके बराबर होगा?
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी के Q1 Q2 अपॉन आर। अब चाहो तो के की जगह आप रख दो 1/4πε0, साथ में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर। ये तो कभी भी दो चार्जेस को अगर आप एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर अरेंज करोगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। उसकी एनर्जी यूनिट आएगी। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को पकड़ में आया। और ये जो वर्क हम निकाल रहे थे यही बेसिकली में W के बराबर था। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये आप लोगों को अच्छे से आइडिया क्लियर हो गया कि ये पूरी कहानी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली में अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमने निकाल लिया, ये फटाफट हमारा आंसर आ गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा का पूरा आइडिया अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। तो दो चार्जेस को अगर आप r डिस्टेंस पे अरेंज करोगे तो उनकी पहले चार्ज को अपनी जगह पे रखने में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही पहला चार्ज अपनी जगह पे रखोगे उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो दूसरा चार्ज अगर उससे r डिस्टेंस पे रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगी, और इस फोर्स को अप्लाई करने, इस फोर्स की वजह से इस दूसरे चार्ज को इस जगह पे रखने में कुछ ना कुछ वर्क आएगा, और वो वर्क इस पूरे सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसी एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। चलो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस, अभी तो हमने सिर्फ दो चार्जेस देखे, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो जाएं तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका होता है। दरअसल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो आप दो स्केलर्स को सीधे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो अगर मान लो हम लोगों ने दो चार्जेस लिए, जैसे मान लो यहां पर Q1 लिया और यहां पर Q2 लिया, और इनके बीच में डिस्टेंस है R12, तो Q1 और Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R12। अब लेकिन अगर मान लो मैं इस जगह पर एक तीसरा चार्ज भी ले आया Q3, तो अगर मैं Q3 चार्ज भी ले आया तो Q3 चार्ज Q1 से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर होगा, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R13, और Q3 Q2 से कुछ डिस्टेंस पर होगा, इसे मान लेते हैं R23। तो यार Q1 के अगेंस्ट अगर मैं जो Q3 को किसी जगह पर लाना है तो मुझे Q1 के अगेंस्ट भी तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 और Q3 भी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने वाला पेयर बनाएंगे। तो यहां पर इन दोनों, जैसे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी यानी आई थी, ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं 1 और 3 के बीच में। वो कितनी हो जाएगी? K, चार्ज होगा Q1, दूसरा Q3, डिस्टेंस होगी R13। और ऐसा ही पोटेंशियल एनर्जी Q2 और Q3 के बीच में भी आएगा, क्योंकि ये भी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करेगा। अगर Q3 को हमें कहीं से और से लाना है तो इस Q3 को यहां पर लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और अगर हमने कुछ ना कुछ वर्क करा तो ये भी यहां पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो Q2 और Q3 के बीच में भी कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, उसका नाम लेते हैं U23, और वो वैल्यू आएगी K Q2 Q3 अपॉन R23। और अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें इन तीनों का सम करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी जो आएगी मेरे बच्चे, यहां पर अगर मैं लिखूं तो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी K Q1 Q2 अपॉन R12। थोड़ा सा इधर हो जाता ताकि आपको आराम से दिखाई दे। K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K, और यहां पर Q1 Q3 रह गया, Q1 Q3 अपॉन R। यानी कुल मिला के अगर आपने बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को एक जगह पे असेंबल करा है तो उन सबके पेयर बना बनाकर उनकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है तो सबका आप सीधे सम कर दो, स्केलर सम, एल्जेब्रिक सम। अब जब एल्जेब्रिक सम करोगे तो एक बात याद रखना, ये जो भी चार्जेस आप रखोगे इन्हें आपको विद साइन रखना होगा। अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है तो आप Q1 को पॉजिटिव और Q2 को नेगेटिव साइन के साथ रखोगे। तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। 2000 रुपए का नोट हो जाएगा, हालांकि नोट भी ये बंद हो रहा है लेकिन तब भी आप संभाल के रखना। 2000 रुपए का नोट ये है कि यहां पर इस फॉर्मूले में जब भी हम चार्जेस को पुट करेंगे तो हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे। वी यूज above formula
विथ साइन ऑफ चार्ज। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ रखना, और सबको सम करके अपनी वैल्यू निकालना। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। अब अगर ये आइडिया पकड़ में आया है तो भाई फटाफट एक क्वेश्चन लगाते हैं, ताकि हमें समझ में तो आए कि ये क्वेश्चन हमें, ये आइडिया हमें पकड़ में आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये सारे चार्जेस हमने एक दूसरे के अगेंस्ट इकट्ठा करें स्क्वायर के कॉर्नर पर, हमें इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। मतलब जरा समझना हुआ क्या होगा, पहले हम समझते हैं। दरअसल में यहां पर पहले जब कहीं कुछ नहीं था तो हम अब क्या कर रहे हैं, एक Q1 चार्ज को अपनी जगह पर रख रहे हैं। मतलब Q1 चार्ज का मतलब प्लस Q चार्ज को रख लेते हैं, ये वाला चार्ज। अब जैसे ही ये चार्ज आप यहां पर ला रहे हो, जब कुछ नहीं था तो उस जगह पर आपने रखा, तो इस चार्ज को लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे ये चार्ज आ गया तो अगल बगल सब जगह क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो अब अगर इस प्लस Q के बगल में माइनस Q लाना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। फिर अब Q1 और माइनस Q, मतलब Q और माइनस Q आ चुके हैं। अब हमें यहां पर ऐसे थर्ड पॉइंट पर लाना है प्लस Q। थर्ड पॉइंट पर प्लस Q लाओगे तो अब इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो तीसरा चार्ज आएगा उस पर ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी Q3 को इफेक्ट करेगी। तो यानी ये Q इसके साथ भी पोटेंशियल एनर्जी का पेयर बनाएगा और इसके साथ भी पोटेंशियल एनर्जी का पेयर बनाएगा। ऐसे यहां पर जब माइनस Q लाओगे तो ये माइनस Q इसके साथ भी पेयर बनाएगा, इसके साथ भी पेयर बनाएगा और इसके साथ भी पेयर बनाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी पेयर बनने वाले हैं चार्जेस के, उन सारे चार्जेस के पेयर का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सबका सम कर देंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बस इतना सा काम हमें करना है, बहुत ही सिंपल सा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम यही करेंगे, ये मान लेंगे हम लोग A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है और ये D है। तो आपको पता है ये जो A पर रखा चार्ज है ये किन किन चार्जेस के साथ पेयर बनाएगा, तो B के साथ पेयर बनाएगा, C के साथ बनाएगा और D के साथ बनाएगा। यानी हम UAB निकाल सकते हैं, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, UAC निकाल सकते हैं और UAD निकाल सकते हैं। ऐसे जो सेकंड चार्ज है वो पहले वाले के साथ पेयर बनाएगा, वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला थर्ड वाले के साथ पेयर बनाएगा और सेकंड वाला फोर्थ वाले के साथ पेयर बनाएगा। यानी हम निकाल सकते हैं UBC और साथ में UBD। थर्ड वाले के केस में बात करें तो थर्ड वाला फर्स्ट वाले के साथ पेयर बनाएगा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने के लिए। तो थर्ड वाले का पहले वाले के साथ पेयर बना चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड वाला सेकंड वाले के साथ बनाएगा, वो भी पेयर हम बना चुके हैं। थर्ड वाला फोर्थ वाले के साथ पेयर बनाएगा, तो UCD के साथ पेयर बनाएगा। हमने UCD अभी तक कहीं नहीं लिया है, तो हमारे पास एक UCD भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक काम करते हैं, ये दोनों आगे लिख लेते हैं, UBD और U साथ में CD। अब फोर्थ वाला चार्ज पेयर बनाएगा A के साथ, B के साथ, C के साथ, वो ऑलरेडी पेयर हम ले चुके हैं। A के साथ D का पेयर ले चुके हैं हम लोग, B के साथ D का पेयर ले चुके हैं और C के साथ D का पेयर ले चुके हैं। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आने वाली है वो सब ले चुके हैं। अब इनको फटाफट हम निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो UAB अगर निकालो तो K, A पर रखा है प्लस Q चार्ज, B पर रखा है माइनस Q, तो जो हम चार्ज रखेंगे विद मैग्नेट विद साइन रखेंगे, तो A को रखा प्लस Q, B को रखा माइनस Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब अगर स्क्वायर की साइड A है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी A आएगी मेरे बच्चे। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस रहती है उसका स्क्वायर नहीं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में डिस्टेंस का स्क्वायर लेना होता है, पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ डिस्टेंस आएगी। तो ये आ गया हमारा माइनस K Q स्क्वायर बाई A। Q और Q मल्टीप्लाई करा, Q स्क्वायर माइनस को बाहर लिख दिया। अब हमें चाहिए UAC, A और C। अब A और C पे जो चार्ज रखे हैं प्लस Q और प्लस Q है, तो फॉर्मूला आ गया K प्लस Q चार्ज को प्लस Q चार्ज से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय A और C के बीच की डिस्टेंस। अब A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर हमें स्क्वायर की साइड पता है A, तो AC उसका डायगोनल है और डायगोनल की लेंथ आएगी A√2। तो हमें यहां पर चाहिए A√2, तो ये वैल्यू आ गई K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A√2। सिमिलरली UAD निकालते हैं, तो UAD यानी A और D के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए, वो A ही आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा K। लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव, तो ये आएगा एक पॉजिटिव Q एक नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय A। तो वैल्यू आ गई माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। ऐसे UBC निकालते हैं, B और C।
तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में डिस्टेंस a, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। सिमिलरली यू बी डी निकालते हैं, बी डी बी और डी, अब बी और डी तो ये हो जाएगा, तो ये भी हमारा डायगोनल बन गया स्क्वायर का। इसकी डिस्टेंस होगी a रूट टू, एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय a रूट टू, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव हो गया, तो k क्यू स्क्वायर बाय a रूट टू आया। यू सी डी c और d के बीच में डिस्टेंस ये a हो जाएगा, चार्ज है प्लस और माइनस, यानी हमारे वैल्यू आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो तो इन सबका सम आएगी, क्योंकि हमें सारे चार्जेस पर असेंबल करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल आने वाली है वो इन सबका सम आएगी, ठीक है। यू ए बी, यू ए सी, यू ए डी, तो यू ए बी में ऐड कर दो यू ए सी, इसमें ऐड कर दो यू ए डी, फिर यू बी सी, यू बी डी, तो यू बी सी प्लस यू बी डी, साथ में क्या आ जाएगा यू सी डी, बस इन सबको ऐड कर दिया। अब इन सबको ऐड करो, देखो रिजल्ट क्या बन रहा है, माइनस के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू प्लस यू ए डी कितना है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। यू बी सी कितना है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, यू बी सी हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस यू बी डी है के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू, ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू, और यू सी डी है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है, ये तो इजी है सॉल्व करना, जो जो चीजें कटपिट रही उन्हें काट पीट देंगे फटाफट। चलो देखते क्या क्या कटपिट रहा है, अगर फटाफट देखें तो मेरे बच्चे के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू पॉजिटिव है, के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, तो कैंसल आउट तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अपने को क्या क्या कॉमन दिख रहा है, अपने को कॉमन दिख रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पर बचेगा माइनस वन, यहाँ पर बचेगा प्लस वन बाय रूट टू, यहाँ पर बचेगा माइनस वन, यहाँ पर बचेगा माइनस वन, यहाँ पर बचेगा प्लस वन बाई रूट टू, यहाँ पर बचेगा माइनस वन, तो बस अब ये आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए, वन बाई रूट टू अगर हमने ऐड करा तो ये आ गया टू रूट टू, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, चार बार ऐड हुआ तो माइनस। इसको चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज इसी को अपना आंसर छोड़। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल का, कि जब इन सारे पार्टिकल को आपने इस जगह पे अरेंज करा होगा तो इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अगर ये सारे चार्जेस आप अपनी जगह पर पकड़ कर रखोगे तो इनके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर रहेगी, पर जैसे ही छोड़ोगे तो हो सकता है इधर उधर ये भागने लगे, और जब भागने लगेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, ठीक है। पर अगर मेरा ये सवाल समझ में आया है, मेरा ये आइडिया पकड़ में आया है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे चाहो तो ट्राई करो। कह रहा है 3 स्मॉल बॉल्स है, ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q, दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने तीनों चार्जेस रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इफ द बॉल्स आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर हम बॉल्स को रेस्ट से छोड़ दें, मतलब अभी हमने इनको पकड़ के रखा था किसी तरह से, जैसे अभी ना हमने इस रिमोट को पकड़ के रखा है तभी ये रेस्ट में है, वरना ग्रेविटी तो इसे क्या कर लेगी, नीचे गिरा देगी। ऐसे ये तीन पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे रखें तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके भागना चाहते हैं दूर, पर ये जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इन्हें हमने पकड़ के रखा है, लेकिन इनमें जाने की टेंडेंसी है। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इफ द बॉल्स आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर हम इन्हें छोड़ दे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यानी यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अब आपको बताना है कि स्पीड कितनी होगी इन सारी बॉल्स की, अगर यहां पर जो डिस्टेंस हो गई है वो 4L हो गई है। ये डिस्टेंस L की बजाय कितनी होगी, 4L। तो 4L तक जब जाएंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गया है तो आपको फाइंड आउट करना है कि इन बॉल्स का स्पीड, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। स्पीड से बेटर आप मेरे को बता दो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, नॉट स्पीड, ठीक है। स्पीड मत बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ। स्पीड इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि मैंने बॉल्स का मास, अच्छा मास तो m दे दिए, अब स्पीड बता ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पीड बताने की कोशिश करनी है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैसे करोगे भाई, जब ये सारी बॉल्स L डिस्टेंस पर अरेंज है तो मान लेते हैं इन सबका कोई ना कोई टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 1। ये कैसे निकालोगे, इन तीनों का पेयर करोगे,
तो पहले इन दोनों का पेयर लेते हैं, तो K दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और सेम भी है, तो K Q1 Q2 करोगे तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस L। फिर ऐसे इनका पेयर बनाओगे तो इनका भी फॉर्मूला आएगा KQ स्क्वायर बाय L। इनका पेयर बनाओगे तो फॉर्मूला आएगा KQ स्क्वायर बाय L। हमने क्या करा, इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाली क्योंकि इनका एक पेयर बनना था, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाली क्योंकि इनका एक पेयर बनना था, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाली क्योंकि इनका एक पेयर बनना था, और इन तीनों चार्जेस को अगर हमने असेंबल कराए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों का सम आएगा। तीनों वैल्यू बिल्कुल सेम है तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स KQ स्क्वायर बाय L। भाई सेम नंबर को 3 बार ऐड करो या 300 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा हो गया इस पोजीशन पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1। अब इन सारे चार्जेस को हम ले गए 4L डिस्टेंस पर, यानी यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है, अब इनके बीच में डिस्टेंस हो गई है 4L। अब डिस्टेंस मेरे बच्चे अगर 4L हो गई है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर गए तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन अभी भी कैलकुलेट तो उसे ऐसे ही करोगे ना, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, वो आएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपकी बार डिस्टेंस 4L हो जाएगी। ऐसे इन दोनों के बीच में भी KQ स्क्वायर बाय 4L हो जाएगी। इन दोनों के बीच में भी अगर बात करें तो डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर बाय 4L हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है और डेफिनेटली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। भाई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, डिस्टेंस अगर L से 4L हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, यानी U2 डेफिनेटली कम आएगा U1 से। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी अगर पहले रेस्ट में थी, पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। ठीक है, अब यहां पर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा हूं। हालांकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ या माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता, मैं मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा हूं। तो फटाफट इन दोनों का चेंज निकालते हैं। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यह आएगा 3KQ स्क्वायर बाय 4L। तो जाहिर सी बात है 3KQ स्क्वायर बाय L बड़ा नंबर है और 3KQ स्क्वायर बाय 4L छोटा नंबर है, तो मैं सीधे 3KQ स्क्वायर बाय L में से माइनस करूंगा 3KQ स्क्वायर बाय 4L। अब ये इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। जब सारी चीजें रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब ये सब मोशन में, जब ये सब को हमने छोड़ दिया है तो इस मोमेंट पे इनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। मान लो इसके पास भी v वेलोसिटी, इसके पास भी v वेलोसिटी, इसके पास भी v वेलोसिटी है, तो इन तीनों का टोटल मास कितना है? 3 है। भाई ये m है, ये m है, ये m है, तो 4 से हमारे उनका मास m था, तो अगर 3m आ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू मास हो गया 3m इंटू इनकी टोटल वेलोसिटी v का स्क्वायर। तो देखो यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है? हमारे पास रिजल्ट बच रहा है KQ स्क्वायर बाई L माइनस KQ स्क्वायर बाई 4L इज इक्वल टू आ रहा है हाफ, m तो कैंसिल हो गया, ये आ गया v स्क्वायर, v निकालना अपने को। अब देखो फटाफट अगर हम लोग एलसीएम ले 4L तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये आया 4KQ स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा m बच रहा था भाई, m यहाँ पर बचेगा। अब 4KQ स्क्वायर में से KQ स्क्वायर अगर आप माइनस करोगे तो मेरे बच्चे बचेगा 3KQ स्क्वायर बाय 4L, ये आ गया हाफ m v स्क्वायर, हाफ से 4 कैंसिल 2 आ गया, m को उधर भेज दो तो ये आ गया 3KQ स्क्वायर बाय 2m, ये आ गया v स्क्वायर के बराबर, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3KQ स्क्वायर बाय, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब यहां पर देखो हमने यूज क्या करा है, यहां पर हमने यूज करा है वर्क एनर्जी थ्योरम। एक तरह से ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पकड़ में आया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। तो अपना अप्रिसिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ये सारी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।